.com. Register now. नाजरीन आदाब, मैं सामिया परवीन हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। ये हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती हैं पर अपनी ज़िम्मेदारियों में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। तो आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको मोटिवेट करना चाहेंगे और उनको नई नई जानकारियों से रूबरू कराना चाहेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उन जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। तो बिना देर किए आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और फास्टिंग से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने के लिए हम पहुंच गए हैं डॉक्टर ज़रीन हलीम के पास। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम करते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहती हूँ कि रोज़ों के लिए यानी फास्टिंग के लिए किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए? रोज़े में एक्चुअली फास्टिंग हमारी जो होती है वो तकरीबन 14 घंटे के आसपास होती है, जो एक लंबा वक्फा है किसी के लिए भी। तो इसमें हमको सबसे पहले नंबर पे कि हाइड्रेशन अपना ठीक रखना चाहिए, पानी का लेवल सही रहना चाहिए। हमें सहरी से और अफ्तारी के बीच में करीब 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात है कि हमको स्पाइसी फूड्स या जंक फूड्स या बहुत शुगरी फूड्स, ग्रीजी फूड्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए ताकि हम हल्के रहें और एनर्जेटिक रहें। जी। हमें अपनी एनर्जी थोड़ी सी कंजर्व करनी है क्योंकि हम 14 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा खाना जो हमको स्लो धीरे धीरे एनर्जी देता रहे। जी। ठीक है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टाइप जो ब्रेक होके धीरे धीरे आपको एनर्जी देते रहते हैं। जैसे कि होल ग्रेन हो गया या आप दलिया वगैरह टाइप की चीज़ें हैं और बीन्स हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। होल व्हीट है जी, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको धीरे धीरे करके पूरा टाइम आपको एनर्जी आपकी बनाए रखेगा। जैसा कि आप जानती हैं शुरुआत में मौसम थोड़ा ठंडा है, धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती जाएगी, तो पानी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें? क्योंकि सहरी में और अफ्तार में वक्त ज़्यादा होता है, तो 8 ग्लास का पानी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाए तो हमारे नाजरीन क्या करें उसको? सहरी ही है जो हमको पूरे दिन के लिए, हमारे काम के लिए हमें तैयार करती है, बॉडी को तैयार करती है। तो इसमें आप एक्चुअली मिल्क टाइप चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें, वो थोड़ा भारी हो जाता है। अच्छा। ठीक है, आप होल व्हीट है, जैसे आपने रोटी ले, लेकिन वो रोटी कोई आपका आटे में साथ में पूरा आटा होना चाहिए, छानना नहीं है आपको। अच्छा। और आप एग ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं आप, जो आपका है। ये नहीं कि आप बहुत हैवी मील चावल ले रहे हैं या आप कहीं गोश्त वगैरह, ये सब नहीं, अवॉइड करना चाहिए। तो उससे पानी की रिक्वायरमेंट क्या और ज़्यादा हो जाती है? बिल्कुल, उससे अगर हम जितना ज़्यादा नमक लेंगे वो हमें पानी की डिमांड, रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा हमारी। और दूसरी बात है कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत एज अ डायरेटिक काम करते हैं। यूरिन का बार बार आपको जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड होंगे। हाँ, तो आपको शुगर भी लेना है, बैलेंस्ड आपको सॉल्ट भी लेना है जी। और सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स होने चाहिए। इस तरीके का आपको फ्रूट्स लेना है जी। तो इसलिए कई चीज़ें मिला के खाना बहुत बेहतर है। और खाने में मीठा और नमकीन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हम शिकंजी वगैरह, अफ्तारी में शिकंजी है या शेक्स है, इस तरह की चीज़ें हम बना के ले सकते हैं। और दूसरी बात है, 1-1 घंटे पे अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी पियेंगे तो वो हमारा पूरा हो जाएगा। और गर्मी आती है तो अपने आप थर्स्ट बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, तो हम खुद ही लेंगे। ऐसे में हम स्पाइसी फूड्स अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि वो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं।
तो कौन से फ्रूट्स हम इंक्लूड करें स्पेसिफिकली, अगर आप कुछ हमें बताना चाहें? सिट्रस फ्रूट्स, जो जूसी फ्रूट्स हैं वो खाएं। और आजकल जो है वो वाटरमेलन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, रोज़ों में लोग उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो तरोताज़ा फील बिल्कुल। और मेरा जो ख्याल है, मानना है कि फ्रूट एक सिंगल ना लेके फ्रूट चाट बनाना जी, जिसमें कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें सारी चीज़ें, उसमें थोड़ा आप हनी डाल सकते हैं जी, हल्का सा काला नमक काली मिर्च डाल के, वो एक परफेक्ट डाइट बन जाती है। ऐसे में थोड़े से स्प्राउट्स भी अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे या पनीर के थोड़े थोड़े, हाँ, तो एक परफेक्ट डाइट बनेगी, बैलेंस हो डाइट। अच्छा, तो नाजरीन, जैसे कि थोड़ा सा चाहते हैं आप कार्ब्स बताती हैं, तो ऑयली फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए क्या करा जाए? ऑयली, देखिए उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका अमाउंट कम कर दें जी। और क्या होता है कि वो अगर खाएंगे तो उनकी प्यास बढ़ेगी, प्यास बढ़ती है उसकी वजह से, और दूसरा स्टमक भी अपसेट हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए फिर जगह नहीं रहती है, वो पूरा हमारे पेट को इतना भर देते हैं और ऊपर से उनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी नहीं होती है। अच्छा, जो ख्वातीन हमारी वर्किंग हैं उनको थोड़ा सा मुझे लगता है डबल ताकत की ज़रूरत होती है, तो उनको क्या खास बात का ख्याल रखना चाहिए? जो वर्किंग है एक्चुअली उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अपने को एग्जर्ट ना करें जी, और मेंटली भी स्ट्रेस कम दें, थोड़ा गैप ले लेके अपना काम करें। अच्छा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जितना अवॉइड कर सकती हैं अगर मुमकिन है तो। और दूसरा, वो कुछ अपने साथ जो ऐसी चीज़ें रखें, फ्रूट्स वगैरह है, जैसे टाइम होता है, ये नहीं कि घर पहुंच के खाएंगे, उनको वहीं पे 1-2 खजूर खा लेना चाहिए, जो एक परफेक्ट डाइट है जी, अपने आप में कंप्लीट है जी। जो ख्वातीन प्रेग्नेंट हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको क्या रोज़ों को लेकर क्या आपका मशवरा रहेगा? रोज़े अपने आप में ही फ़र्ज़ हैं इस्लाम में, तो कोई भी औरत है वो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, उसकी कोशिश होती है कि हम भी इसमें कहीं पीछे ना छूट जाएं जी। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एक चीज़ ये होती है कि उसके कुछ जो छूट रहे होते हैं रोज़े, वो इसमें गुंजाइश नहीं होती जी। तो वो ये सोचती है कि ये बहुत अच्छा मौका है जब हम पूरे रोज़े रख लें, उसकी कोशिश होती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारा जो वैसे रिसर्च भी है कि 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग नहीं होनी चाहिए जी। वो भी लगातार अगर वो रोज़ रोज़े रखेंगी, और 14 घंटे की इसमें कम से कम होती है जी। तो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनको अनीमिया तो होगा ही होगा, साथ में अगर उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो बढ़ जाती है और फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, और ऐसा है हमारे उसमें कि आप अगर नहीं रख सकते हैं तो इन रोज़ों को आप बाद में पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसे डिपेंडेंट स्टेज है जिसमें वो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं, जो फिर भी जिनका जज्बा बहुत ज़्यादा है रखने का? देखिए, रखने को तो रख ही लेते हैं, लेकिन ये उनकी जनरल कंडीशन पे है। अगर पेशेंट बिल्कुल फिट है, फाइन है, और वो अपनी खुराक, अपना जो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि उसको ये डाइट इतने टाइम में ले लेनी है जी। सबसे बड़ी बात, उसको रेस्ट भी चाहिए जी। अगर वो रोज़े रख रही है तो वो रेस्ट ले और हाइड्रेटेड रहे जी। और विटामिन एंड प्रोटीन वगैरह और उसके जो सप्लीमेंट्स है वो पूरा करे जी। ये तो एक उस पेशेंट के लिए बता रहे हैं जो हेल्दी है जी। लेकिन ट्राइमेस्टर वाइज जो पहले के 3 महीने, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है जी। उसमें अक्सर पेशेंट्स को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर इतनी उल्टी है और ऑलरेडी वो उसकी बॉडी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ एक्सेप्ट कर पाए, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं रखना चाहिए। आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्या रेफर करेंगे? हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा अवॉइड करें, और अगर है तो आप छोड़ के रख लें। अच्छा, स्किप कर हाँ, करके 2 दिन छोड़े, 1 दिन रख लें, इस तरह से। लेकिन शर्त यह है कि जब आप रख रहे हैं तो आपको रेस्ट मिलना चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी। आप हाइड्रेटेड होने चाहिए, आपका पानी का लेवल ठीक ठाक होना चाहिए, आप अपने प्रोटीन और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, आयरन ले रहे हों, और आपके साथ कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्रेग्नेंट वुमेन के बाद बारी आती है लैक्टेटिंग मदर्स की, यानी फीड करने वाली माओं की, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी वही चीज़ लागू होती है जी। क्योंकि वो बच्चे को भी, अगर वो हाइड्रेटेड नहीं हो तो कहीं ना कहीं बच्चा भी सफ़र करेगा जी। उनको भी अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं जी। क्योंकि उनकी बॉडी से जा रहा है काफ़ी कुछ जी।
और बच्चा, 2 जिंदगियां जी। हैं। बच्चा कहते जो हैं ले माँ रहा है, एक दो हाँ, के लिए खाती है 2 के लिए खाती जी। है, अंदर भी जब है तब भी, उससे ज्यादा जब बाहर बच्चा फीड कर रहा होता जी। है, वो भी विद इन 6 मंथ वाला जो बच्चा होता है, तो उसमें वो टोटली डिपेंडेंट है अपनी माँ के ऊपर। जी। और अगर माँ की ही खुराक ठीक नहीं होगी तो शायद बच्चे तक उतना नहीं पहुँचेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छे से पूरा अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेती है तो वो कर सकती है, Sufficient कर है, रख सकती है, सकते हैं। सफिशिएंट रख सकती पर आप एज अ है। एज डॉक्टर अ क्या डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि छोड़ छोड़ के छोड़ रख छोड़ लें, के हाँ, रखें? ठीक। ताकि उनका इतनी भी वीकनेस ना हो, हाँ, और वो जो कमी है वो आपका फुलफिल हो, आपके ऊपर भी कोई असर ना पड़े और ना कि बच्चे के बच्चे ऊपर के ऊपर भी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें रोज़ों से जुड़ी इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नज़र डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। शुमाली हिंदुस्तान की पहली खातून ऑटो ड्राइवर सुनीता को जिंदगी में परेशानियों से दो चार होना क्या पड़ा, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही दूसरे परेशान लोगों के हल में लगा दिया। सुनीता को ऑटो चलाता देख कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक खातून हो सकती हैं। अपनी जिंदगी में इतने धोखे खा चुकी सुनीता की जिंदगी में अब जाकर थोड़ा इत्मीनान आया है। सुनीता के पड़ोसियों से बात करने पर उनकी नेकदिली और गरीब लाचार मजबूरों के लिए उनका जज्बा बखूबी समझ में आता है। इतने सारे अवार्ड्स किसी इंसान की कामयाबी का एक ऐसा पैमाना हो सकता है जिसे हर इंसान हासिल करना चाहेगा। दिल्ली शहर में रहते हुए सुनीता को महज 15-16 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी बेमिसाल और बेशुमार है। एक ऐसी खातून जिनकी न कोई औलाद है और न ही कोई गार्जियन। सुनीता जब ऑटो चलाकर घर वापस आती हैं तो चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि ये घर उन्होंने अपनी कमाई से बनाए हैं। वाकई सुनीता हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल साबित हुई हैं। तो नाजरीन, चलते हैं मेरी साथी खुशबू के पास, जो हमें मिलवाएंगी डॉक्टर रंगदेवी जी से, जिनसे जानेंगे हम फीमेल साइकोलॉजी के बारे में। डॉक्टर रागिनी, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। डॉक्टर रागिनी, आज हमारे मिलने की और मुलाकात करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हम जो ख्वातीन हैं वो अक्सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी उदास हो जाती है। हमारे कई मसाइल होते हैं जिनसे हम खुद पे, हमारी जो हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज इसी पर बात करें, और मुझे लगा आपसे ज़्यादा बेहतर शख्स कोई हो ही नहीं सकता कि हम इस जो टॉपिक है उस पर बात करें। जी बिल्कुल खुशबू। डॉक्टर रागिनी, जब हम बात करें चिड़चिड़ापन होने की या चिड़चिड़ापन आने की, तो वो मेंटल डिसऑर्डर अगर हम ना देखें, अगर उसे एक साइड रखें, तो किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जो हम ख्वातीन में बताते हैं मेनोपॉज की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें उन चीज़ों में जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, उन चीज़ों में भी जब न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी है या मेनोपॉज है, उसमें भी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आते हैं ख्वातीन की किसी भी लेडी की बॉडी में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दौर है ज़िंदगी का खुशबू, ये मीनोपॉज महिलाओं में 50 के आसपास या 48 या कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा की उम्र में महिलाओं में मीनोपॉज की स्टेज आती है, जो सबको पता होती है पहले से। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं उसमें बहुत स्ट्रेस्ड रहती हैं, बहुत परेशान फील करती हैं, उसमें वो बड़ा लोनली फील करती हैं। वो एक एज भी ऐसी होती है कि उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो अक्सर उन महिलाओं को ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़रूरत किसी को घर में नहीं है। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो मीनोपॉज को बहुत फेस करती हैं और बहुत परेशानी होती है। जहाँ तक न्यूट्रिशियस की बात है, न्यूट्रिशियस डाइट की बात है, वो बहुत वर्क करती है, लेकिन साथ साथ मेंटल डाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट होना चाहिए, जो भी घर में उनके साथ हैं उनके साथ थोड़ा सपोर्टिव रहें, उनको अटेंड करें। और महिला खुद बहुत सक्षम है, हमारी ख़वातीन बहुत सक्षम है, वो खुद भी कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हैं, ऐसा कुछ ज्वाइन कर लेती हैं, ऐसा कुछ सीखने लगती हैं, जाने आने लगती हैं कि उसका समाधान आसानी से निकल आता है। खुशबू, देखिए इसमें डाइट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस टाइम हार्मोनल चेंज होते हैं और बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं, तो अच्छी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। किसी ना किसी कंसल्टेंट को एक बार महिला को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या उनकी कोई अपनी फिजिशियन है, उनको चेकअप करा के एक बार। और अच्छा डाइट चार्ट और लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मीनोपॉज टाइम।
तो डॉक्टर आगनी, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है, वो सब तो आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनमें देखने को बहुत मिला है कि वो हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, लेकिन उनमें एक चीज़ ये भी देखने को मिली है, जो एडोलसेंट एज है, जो टीनेज एज है, उसमें क्या होता है, लव अफेयर्स, ब्रेकअप, पैचअप, उससे लड़कियां इतनी हताश हो जाती हैं, उन पर इतना गहरा असर होता है कि वो डिप्रेशन में तो जाती हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो सुसाइडल भी हो जाते हैं। उनकी साइकोलॉजी पर, जो उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उस पर, मेंटल हेल्थ पर तो असर डालता ही है, उनकी बॉडी पर, उनकी करियर पर भी बहुत तरीके से असर डालता है। तो उसमें आप क्या अपना वो राय देना चाहेंगे? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इस पूरे टॉपिक के साथ एक ये जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में ब्रेकअप वाली जो सिचुएशन आती है, लड़कियों में जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन आती है, यहाँ पर अगर हम ब्रेकअप को इस तरह से नॉर्मली बच्चे आजकल नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं और उसका बड़ा गहरा असर उनकी ज़िंदगी पर होता है, जैसा कि आपने कहा कि वो सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं, और ऐसा अक्सर हो ही रहा है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ब्रेकअप तो वो तब माने ना जबकि ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी इश्क था। जो हालात हैं, जो स्थितियाँ हैं, उसमें मैं ये नहीं कहती कि बच्चे इन वैल्यूज़ को लेके चलें, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि बच्चे अपने लव अफेयर्स में होते हैं और कुछ साल तक, कुछ महीनों तक उसमें समय गुजारते हैं, मिलना जुलना रहता है उनका कपल्स का, और उसके बाद उसमें किसी वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं। कमिटमेंट पूरे ना कर पाने, ज़्यादातर बातों को ना समझ पाना, नो अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े डोमिनेटिंग रवैया होता है, जैसा कि मैं अपने पेशेंट्स बच्चों में अक्सर पाती हूँ कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को बहुत डोमिनेट करते हैं ड्यूरिंग दिस लव अफेयरशिप जी। सो एक सीमा के बाद, एक समय के बाद वो निर्वाह नहीं हो पाता जी। तो कई बार तो सिंपल तरीके से ब्रेकअप हो जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा एंग्जाइटी के बाद नॉर्मल ज़िंदगी बच्चे अपने अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अक्सर सुसाइड की तरफ जो बच्चे बढ़ने लगते हैं, तो मुझे यही कहना है इसके लिए कि इसको ज़िंदगी का आखिरी और पहला या आखिरी हमला ना समझें। तमाम ज़िंदगी में चैलेंज आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लव अफेयर तो बाद में लगेगा बड़ी छोटी सी चीज़ थी, करियर है और ज़िंदगी है, नौकरी है और समाज के बड़े बड़े चैलेंज हैं। तो जब अगर जहनी तौर पे इस तरीके से लड़कियां बड़ी हों और उनके फैमिली का सपोर्ट हो, तो समाधान आसानी से निकल सकता है। मतलब उनकी जो समझ है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके अंदर इस तरीके से डेवलप की जाए अपनी मदद से, स्कूल कॉलेजेस के लेक्चर से, फैमिली के सपोर्ट से, कि हमेशा बच्चे एक तरीके से ही ज़िंदगी को ना सोचें कि सिर्फ ये हमारा अफेयर था और अगर ये टूट गया तो ज़िंदगी हमारी यहाँ पर रुक जाएगी। इससे बेहतर ये है, इसका प्रिकॉशन ये है कि अगर कोई अफेयर है, कोई रिश्ते में अगर आप आते हैं तो थोड़ा समझ के आगे बढ़ें जी, बजाय इसके कि बिना देखे हमारा यूथ जो है, एडोलसेंट जो है हमारा, आगे बढ़ जाता है बहुत जल्दी, दोस्ती की और आगे बढ़ गए। तो अगर इस मॉरल वैल्यू को थोड़ा समझ के आगे बढ़ें तो मुझे लगता है काफ़ी हादसे बच सकते हैं और सुसाइड की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, सुसाइडल टेंडेंसी ही नहीं आएगी और धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो सकती हैं जी। मतलब बिल्कुल सही बात की आपने कि अगर आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप में आगे जा रहे हैं, अगर आप अपने लव अफेयर में आगे जा रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रहे हैं, तो सोच समझकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि इसे अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इश्क ना समझे, आखिरी हिस्सा, ये हिस्सा या चीज़ ना समझे। तो हम हर वक्त तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, और कुछ ऐसा भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनमें आगे बढ़ते रहना है। तो आप क्या एक अपनी ज़िंदगी में जो आप एक अपना फॉर्मूला यूज़ करती हो, वो आप हमारी नाज़रीन को बताना चाहें? तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग हमारे कह गए हैं कि हमेशा खुश रहने के कुछ फॉर्मूले तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको अख्तियार और इम्प्लीमेंट हमेशा कर पाना नामुमकिन भी है। लेकिन उसके बाद भी खुश रहने के तमाम फॉर्मूले हैं कि हमारा सबसे पहले अपना मेंटल स्टेट और लाइफ स्टाइल, हम और हमारा साथ, जो मी टाइम होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनीवन। जो मी टाइम है उसकी अगर प्रैक्टिस हम
छोटे बच्चों से शुरुआत हो जाए कि थोड़ा प्रोफेशनल, स्कूलिंग, फैमिली और मी टाइम हम कैसे अपने को खुश रख सकते हैं। ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, ये टेक्निक्स हमारे पास तमाम तरह की होती है कि आप अपनी विल पावर को कैसे कनेक्ट करें। मेरे ख्याल से टेक्निक नंबर 1 यही हो सकती है कि विल पावर आपकी किसी म्यूजिक के साथ कनेक्टेड है, किसी शो के साथ है, किसी प्लेग्राउंड में जाके ज़्यादा अच्छा लगता है, फैमिली में बैठ के बात करना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बातचीत करना। कुछ लोग बहुत नॉट अकेलापन, एकांत पसंद करते हैं। हाँ, जी, अपना बिल्कुल। होमवर्क करना, उनको जिस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ये सारी अगर टेक्निक्स बचपन से डेवलप हैं तो मेरे ख्याल से खुश रहने का ये एक अच्छा फॉर्मूला है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई कभी भी दुखी ना हो, लेकिन बिल्कुल। ज़्यादातर वो सिचुएशन को फेस कर सकता है और आसानी से खुशी की तरफ बढ़ सकता है, और समाधान तो सामने है ही। एक इंसान आपको तभी प्यार कर सकता है जब आप खुद से प्यार करें। तो जैसे मी टाइम की बात हुई, सेल्फ लव की बात हुई, अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो और इससे ज़्यादा आपको इस दुनिया में और क्या ही चाहिए। आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ की। तो लाइफस्टाइल को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ देते हैं। तो जितनी ज़रूरी हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ है उतनी ही ज़रूरी हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, जिससे हमारी हेल्थ ही नहीं मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा खुशबू आपने कहा कि अगर जो मी टाइम है और इसका दो का एक बहुत कनेक्शन है, मी टाइम और एकांत। मी टाइम अगर आपका पॉजिटिव है, आप अपने को कहते हैं ना लव योर सेल्फ, जैसा कि आपने भी कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लव योर सेल्फ। आप अपने को प्यार करें, अपने को पसंद करें, कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप करें कि आपका मन लगने लगे, आपको अपने साथ अच्छा लगने लगे। तो वहाँ पर मी टाइम एंड एकांत इज दोनों साथ रह सकते हैं, और तमाम चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हो सकती है कि आप अपने परेशानी के टाइम पर ओवरकम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। खुशी रहने की बात तो तभी होती है ना कि सिचुएशन जब बहुत डिफरेंट सी होती है, बड़ी नेगेटिव होती है, जो हमारी अनुकूल नहीं होती, तो हम अपने उन टेक्निक्स को, अपने उन शस्त्रों को यूज़ कर सकते हैं जो हम मी टाइम के साथ यूज़ करते हैं। कैसे कुछ कौन सी शोज़ देख के कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, कुछ ख़वातीन बेवजह परेशान होती है, तो भाई बैठ के कोई अच्छा टीवी शो देख ले, कोई प्रोग्राम कर लें, अपना घर में ही कुछ अच्छी सी कुकिंग कर लें। मतलब जिस तरह से उन्होंने पहले अपना सोचा था कि मी टाइम कैसे गुजारा था, उसको याद करें और उसी को अख्तियार करें और आगे बढ़ें। डॉक्टर रागनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन, हमारी ख़वातीन के लिए इतनी बेहद ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें बताई कि किस तरीके से वो घर पर अपने जो स्ट्रेस है उनको ओवरकम कर सकती हैं, एंजाइटी को ओवरकम कर सकती हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकती हैं। अगली मर्तबा हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर से आपको ज़हमत देंगे अगर हमें और भी नई जानकारियाँ लेनी होंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, माय प्लेजर टू। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शुमारा? उम्मीद करती हूँ कि आज मिली जानकारियों से हमारी ख्वातीन काफ़ी फैज़याब भी होंगी और उनका फ़ायदा उठा सकेंगी। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी